हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग मैराथन क्लास 1 करेंगे, जिसमें फिजिक्स के लगभग 350 से अधिक प्रश्न को करेंगे। तो इसमें बहुत कम टाइमिंग में आपको 350 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं। तो अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का काम करता है। तो ये अवतल लेंस की तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आने का संकेत है कि मौसम। अगर वायुमंडलीय दाब जिससे मापते हैं तो उसमें अचानक गिरावट आ जाती है तो वो किस बात का संकेत है। तो तूफान का संकेत है कि तूफान आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं, आगे है अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो आप जानते हैं सदिश जिसमें चाल और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है उसे अदिश कहते हैं। तो जिसमें परिमाण होगा सिर्फ दिशा नहीं होगा उसे अदिश कहेंगे। तो आयतन जो है वो एक अदिश राशि है, बाकी तीनों जो है वो सदिश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। तो वेग जो है वो सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो दोलन का आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये न्यूटन के किस गति नियम से संबंधित है। ये न्यूटन के तीसरे गति नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम का पालन करता है। तो जल में तैरना भी न्यूटन का तीसरा गति नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करेगा। यह कथन किसका है। यह कथन जो है वो न्यूटन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों लगा सकता है वो ऊंची छलांग। क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, मतलब बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है। जब भी हम ध्रुव पर जाएंगे तो वहाँ पर जी का मान जो है वो बढ़ता रहेगा। ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, और ध्रुव से अगर हम ऊपर या नीचे जाएंगे तो वहाँ पर जी का मान जो है वो घटेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार, तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार जो होता है वो कम हो जाता है। कितना हो जाता है। तो 1/6 भाग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल का गुणनफल है। तो द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान गुना त्वरण बल का जो गुणनफल है, यानी बल बराबर क्या होता है। तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ये न्यूटन के किस गति नियम से आया। तो द्वितीय गति नियम से आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब
कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाते हैं, लेकिन जो मात्रा है वो अपरिवर्तित रहती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि भार घटेगा लेकिन द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगर पृथ्वी पर 100 kg है द्रव्यमान, तो चंद्रमा पर भी 100 kg ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो विमान का आविष्कार किया राइट ब्रदर्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करती है चुंबकीय सुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइडोमीटर द्वारा मापा जाता है। फाइडोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है फाइडोमीटर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूटर का आविष्कार किसने किया? तो ब्रॉड शॉ। कौन किया है स्कूटर का आविष्कार? ब्रॉड शॉ। आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉस्मिक किरण की खोज किसने की? कॉस्मिक किरण की खोज किसने की है? तो विक्टर हेस ने। कॉस्मिक किरण की खोज किसने की? विक्टर हेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो है नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। एक होता है नियंत्रित, एक अनियंत्रित। तो नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर से ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग गामा किरण यानी कैंसर के उपचार में करते हैं। अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? पॉजिट्रॉन का खोज जेम्स एंडरसन द्वारा किया गया है। पॉजिट्रॉन। चैडविक द्वारा क्या किया गया है? तो इलेक्ट्रॉन का खोज चैडविक द्वारा, और रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट किसके द्वारा होता है? तो अमोनिया क्लोराइड द्वारा होता है। अमोनिया क्लोराइड द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का क्या लक्षण है? तो उच्च परगम्यता। क्या है? अतिचालक का मुख्य लक्षण है उच्च परगम्यता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला, बिना शल्य चिकित्सक के पथरी का इलाज किया जाता है। बिना शल्य चिकित्सक के पथरी का इलाज कैसे किया जाता है? तो लेजर के द्वारा किया जाता है। लेजर के द्वारा। आपको ये क्वेश्चन को ध्यान में रखने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोफोन का आविष्कार जो है वो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। और वर्तमान में जो फ़ोन की हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इस फ़ोन का आविष्कार यानी टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। और फ़ोन का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वो वाटरमैन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है ये आपको बताना है। तो मैनोमीटर द्वारा जो है गैसों का दाब को हम लोग मापते हैं मैनोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का यूज करते हैं। अल्टीमीटर का यूज हम लोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. वेड के द्वारा किया गया। जे.एल. वेड के द्वारा किया गया टेलीविज़न का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन
फैराडे नियम से संबंधित। फैराडे नियम से क्या संबंधित है ये आपको बताना है कि फैराडे नियम का पालन कौन सा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत अपघट, विद्युत अपघट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये आपको फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत जो है वो ये आपको बताना है कि फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो उस विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है फ्यूज। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, आप सभी को पता है टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत परिवर्तित होता है, तो ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग 60 से 70% परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है हमारे सेशन का, तड़ित चालक किससे बने होते हैं, तड़ित चालक जो है वो कॉपर यानी तांबा से Cu से बना होता है, और कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो होता है गॉस। गॉस जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा का आवश्यक लेंस होता है, तो फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा लेंस होता है ये आपको बताना है, तो फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था, तो E बराबर mc² को किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² को दिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है, तो थोरियम को नाभिक को किस में बदला जा सकता है, तो प्लूटोनियम में बदला जा सकता है, प्लूटोनियम में। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज के पदार्थ होना चाहिए, तो फ्यूज के पदार्थ कैसा होना चाहिए, तो उसका जो है गलनांक जो है वो निम्न होना चाहिए फ्यूज के पदार्थ का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो अवरक्त किरण जो है इसकी आवृत्ति अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का क्षय कम होता है, ऊर्जा का क्षय कम किस में होता है, तो दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरंग अपस्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति, अपस्रव तरंग की आवृत्ति कितना होता है, तो ये जो होता है 20 हर्ट्ज से भी कम होता है अपस्रव तरंग के। अगर प्राश्रव्य पूछे तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राश्रव्य। तो और श्रव्य अगर पूछे तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये जो श्रव्य हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा अपस्रव तरंग 20 हर्ट्ज से कम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाएगा तो ध्वनि का वेग जो है वो भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, और अगर प्रकाश तरंग पूछे कि प्रकाश कैसी तरंग है तो वो अनुप्रस्थ हो जाएगा प्रकाश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, ऑप्शन है आधी, दोगुनी, तिगुनी या चौगुनी, तो क्या होती है, तो आधी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम आधारित है, तो परमाणु बम किस पर आधारित है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगर परमाणु बम पूछे, परमाणु बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, और हाइड्रोजन बम पूछे तो नाभिकीय संलयन, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे अर्धचालक हैं, एक संयोजी, त्रिसंयोजी, 5 संयोजी या चतुर्थ संयोजी, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक कैसे हैं, तो चतुर्थ संयोजी है। ऑप्शन डी चतुर्थ संयोजी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी के ऊपर
तेल का परत का चमकना उदाहरण है। तो पानी के ऊपर जो है तेल का परत जो है वो चमकता हुआ नज़र आता है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है व्यतिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूलकण। धूलकण के कारण ही प्रकाश विसरित होता है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, अगला पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई पास्कल है। कार्य और ऊर्जा का क्या होगा? तो कार्य और ऊर्जा का जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का जूल होगा और बल का जो है वो न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, दाब पास्कल दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन, अगला है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच के बीच से जाते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा पहुंचती है, विकिरण द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, विकिरण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान ताप को बनाए रखना, एक समान ताप को बनाए रखना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होगा फ़ारेनहाइट स्केल पर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कैसी ऊर्जा होती है? तो उसमें जो हो जाएगा वो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तड़ित चालक बना होता है। तड़ित चालक जो तांबे का बना होता है, ये पहला प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है। तड़ित चालक वो तांबे का बना होता है। और तड़ित चालक का अगर खोज पूछे किसने किया तड़ित चालक का खोज, तो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये आपको ध्यान रखना कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो तड़ित चालक के खोज करता है। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? तो डायनमो के कार्य का उल्टा किसका होता है? तो मोटर का। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसलिए डायनमो के कार्य का उल्टा मोटर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेंचुरी मीटर से ज्ञात होता है। तो बेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात होता है? तो जल के प्रवाह के दर, जल के प्रवाह या द्रव, अगर पूछे द्रव के प्रवाह के दर को किससे मापा जाता है? तो बेंचुरी मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार होगा। तो एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। जब भी लिफ्ट एक समान गति से जाएगा तो अपरिवर्तित भार व्यक्ति का दिखाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो एमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं विद्युत धारा के पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, और अगर पूछे विद्युत धारा के एसआई मात्रक अगर पूछे, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर एमीटर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा का सर्वोच्च चालक क्या है? तो ऊष्मा का सर्वोच्च चालक जो है वो पारा हो जाएगा, ऊष्मा का सर्वोच्च चालक। अगला क्वेश्चन, अगला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट घंटा, ये सब ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस के अणु की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रयुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और अगर पूछे विद्युत मोटर, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
ट्रांसफार्मर का प्रयोग में आता है, तो ट्रांसफार्मर किसके प्रयोग में आता है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा केवल डीसी परिपथ, केवल एसी परिपथ, एसी और डीसी एकीकृत परिपथ। तो एकीकृत इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायनमो ट्रांसफार्मर का कार्य जो है वो एसी वोल्टेज को, मतलब एसी करंट को निम्न और उच्च करना होता है। एकीकृत परिपथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ पास्कल, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई है, तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य जो है उसे हम लोग एंगस्ट्रम में अभिव्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा, तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था, रोनर दे दिया, रोमर ने मापा था, रोमर। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है, और अगर बल का एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन, न्यूटन एसआई, और सीजीएस मात्रक जो हो जाएगा वो डाइन हो जाएगा। डेसिबल किसका मात्रक है, तो डेसिबल जो होता है ये मात्रक है ध्वनि का मात्रक है, ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन हो जाएगा, केल्विन जो है ताप का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश किसका मात्रक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। एम्पियर किसका है, तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का है, धारा का एम्पियर है, और कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, तो किसी गैस के आयतन का प्रसार गुणांक क्या होता है ये आपको बताना है, तो हमेशा ऋणात्मक में होता है, किसी गैस के आयतन का प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6×10⁻24 किलोग्राम, 6×10⁻24 ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना है, तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है वो 24 घंटा होता है, कितना होता है, 24 घंटा। और अगर भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पूछे तो 36,000, कितना हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर ये भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई है। इसका करेक्ट आंसर 24 घंटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट की खोज किसने की थी, लिफ्ट की खोज किसने किया था, तो ओटिस किया था, ओटिस, ऑप्शन डी, ओटिस ने लिफ्ट का खोज किया था। सूर्य का केंद्र का तापमान कितना होता है, तो केंद्र का जो तापमान होता है वो 1.4 × 10⁻7 केल्विन होता है, 1.4 × 10⁻7 केल्विन। और अगर पूछे कि सूर्य के बाह्य तापमान कितना होता है, 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है ये आपको बताना है। तो केंद्र का जो दाब होता है वो होता है 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है ये सूर्य के केंद्र का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन परमाणु रिएक्टर आधारित है, तो परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो होता है वो प्रत्यास्था गुणांक होता है। अगर आपसे फॉर्मूला पूछे कि प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है, तो प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी किस पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर, तो पनडुब्बी जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि, तो इसका सही आंसर होगा समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड
के गति से कोई भी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो वो फिर पृथ्वी पर नहीं आएगा, उसे ही हम लोग प्लेन वेव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराया जाएगा तो उसका भार जो होगा वो परिवर्तनशील हो जाएगा। कैसा होगा? परिवर्तनशील। अगला क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की? पोजिट्रॉन होगा, थोड़ा मिस्टाइप हो गया, पोजिट्रॉन का खोज किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने पोजिट्रॉन का खोज किया। रदरफोर्ड किसके खोज करता है? तो रदरफोर्ड जो है वो नाभिक के खोज करता है। किसके? नाभिक के। जेम्स चैडविक किसके खोज करता है? तो जेम्स चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन के खोज करता है, जेम्स चैडविक। और जे थॉमस किसके खोज करता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछे इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमस, चैडविक जो है न्यूट्रॉन के खोज करता हो जाएंगे, और एंडरसन जो है वो पोजिट्रॉन के खोज करता है, रदरफोर्ड नाभिक के। तो इसे आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होगा वो हो जाएगा तो 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री। अगर हिमांक बिंदु पूछे तो 273 हो जाएगा, और क्वथनांक बिंदु पूछे तो 373। क्वथनांक बिंदु 373 हो जाएगा और हिमांक बिंदु 273। इससे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा वो इस्पात हो जाएगा। क्योंकि अगर आप चूँकि ध्वनि जो है वो माध्यम में गमन करता है तो निर्वात नहीं होगा, निर्वात तो होगा ही नहीं। इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये सब कोई भी माध्यम हो उसमें ध्वनि गमन करेगा। तो सबसे अधिक जो ध्वनि का चाल होता है वो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और उसके बाद जो होता है वो गैस में होता है। तो सबसे अधिक जो होगा ठोस में। तो इस्पात एक ठोस है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस्पात इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो केल्विन में जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो होता है 310 केल्विन। 310 केल्विन। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान है। और केल्विन में पूछे 310, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारा जमता है। तो पारा कब जमता है, कितना डिग्री पर जमता है? तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जम जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। तो उच्च तापक्रम को किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर से मापते हैं। किससे? पायरोमीटर से मापते हैं उच्च तापमान को। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, तो तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाती है, तरंगदैर्घ्य घटती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो इसका सही आंसर, हीरे से कांच में प्रकाश जब जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। हीरे से कांच में प्रकाश जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो प्रकाशीय तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो सौर सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और अगर विद्युत मोटर पूछे तो क्या होगा? विद्युत को यांत्रिक में। किसको? विद्युत को यांत्रिक में वो बदलेगा विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग किसमें उत्पन्न हो सकती है? तो वो सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है अनुदैर्घ्य तरंग, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और वो सभी माध्यम में, उसको लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वो सभी माध्यम में हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती? किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो वो हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन, एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो एवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 ये एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो वो पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर किलोमीटर में पूछे तो 9.46 गुना 10⁻12 हो जाएगा, 10⁻12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक है। क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है मैक्स प्लांक। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है, तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप कितना है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट हो जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि होगी। अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती, तो दिन की अवधि जो है वो कम हो जाती। क्या होती, कम हो जाती। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो इसका जो है कोरोना भाग दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कोरोना भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो ध्वनि का परावर्तन जो है वो प्रतिध्वनि का कारण है। ध्वनि का परावर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, झूले पर झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। झूले पर झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो उसका आवर्तकाल जो होगा वो घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। सेकेंडरी पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, तो आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। कितना होता है, 2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है। कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह क्या होती है, तो जल की ऊपरी सतह जो होती है वो समतल होती है। क्या होती है, समतल होती है। अगला क्वेश्चन, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा होती है। घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा है, संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है। तो एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो एक कूलाम आवेश 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तार के प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ पर। किस पर निर्भर करती है, पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो 1 वाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10⁻3 जूल। 3.6 गुना 10⁻3 जूल 1 वाट घंटा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित के लिए किया जाता है। तो मैक संख्या का उपयोग जो है वो विमान के चाल को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। विमान चाल के निर्धारण करने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट क्या होता है, तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो वो थे हाइगेंस। आपने पढ़ा होगा 12th में हाइगेंस का प्रकाश तरंग सिद्धांत, वही है हाइगेंस। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घरेलू क्या है,
घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो वो जो है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भू स्थित उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। भू स्थित उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाता है? तो वो जो लगाता है 24 घंटे में चक्कर लगाता है। ये दूसरा सेट में क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये आपको बताना है। तो जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोल्स। सोल्स जो है वो टाइपराइटर का आविष्कारक है, सोल्स। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। तो फर्मी क्या चीज़ व्यक्त करती है? तो फर्मी जो है वो लंबाई का मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मी जो है लंबाई का मात्रक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो वह दूरी जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई हो उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो वही क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समय इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? तो समय की इकाई कौन सी नहीं है? तो प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का माप किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो रिक्टर स्केल पर हम लोग मापते हैं भूकंप की तीव्रता को। किस में मापते हैं? रिक्टर स्केल पर। और डेसिबल में क्या मापते हैं? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को। अब पास्कल में हम लोग क्या चीज़ को मापते हैं? तो दाब को पास्कल में, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर पैमाने पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन, पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक भी दूरी की इकाई है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछे कि सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो हो जाएगा पार्सेक। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्सेक मात्रक है। तो पार्सेक दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला है, प्रकाश वर्ष होता है तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटेड इसमें डाल दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग सारा क्वेश्चन, रिवीजन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक बराबर होता है। तो एक पार्सेक बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एक पार्सेक बराबर 3.25 नहीं 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 की जगह 26 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है, पिकोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोन बराबर 0.001 होता है, 0.001 mm होता है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम 1/1000 को पॉइंट में लिखेंगे तो 0.001 ही तो लिखेंगे, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक माइक्रोन बराबर 1/1000। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी को
हम लोग 1000 मीटर में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर अभी आपको बताएं। अगला क्वेश्चन है लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मीमीटर। क्या है? फर्मीमीटर। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। और डाइन किसका होता है, तो बल का, अगर सीजीएस मात्रक पूछे बल का तो डाइन हो जाएगा। वाट किसका होता है, शक्ति का वाट होता है। और न्यूटन जो बल का एसआई मात्रक, अगर बल का एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन, और बल का सीजीएस पूछे तो डाइन हो जाएगा। और कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिक्टर पैमाने मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो भूकंपीय लहरों का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है डेसिबल इकाई का प्रयोग किसको मापने में होता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किसको मापने के लिए होता है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सुमेलित नहीं है, तो दाब का डाइन, ये सही नहीं। दाब का क्या होता है, तो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। ये आपको ध्यान रखना है, दाब का पास्कल होता है। डाइन जो होता है वो बल का सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा की इकाई है। और अगर सिर्फ वोल्ट बोले तो शक्ति या विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। सॉरी, अगर विभवांतर का पूछे, विभवांतर का क्या होता है, तो विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा और शक्ति का वाट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। इसको आप लोग वीवीआई करके याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर को हम लोग 0.39 से गुना करेंगे तो इंच प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, तो जिसमें परिमाण और दिशा होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, तो विस्थापन जो है वो सदिश राशि होगा। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का एसआई यूनिट जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा बोल रहा है तो ऊर्जा का ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है, तो इसका भी जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल, तो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, तो पास्कल किसका मात्रक होता है, तो दबाव का मात्रक होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति होती है, तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन आप लोग इसको ऐसे ही ध्यान रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की गति। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, तो चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका भार बदल जाएगा, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, तो यही करेक्ट इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तेल के एक बैरल में 159 लीटर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है, तो वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से हम लोग घनत्व को मापते हैं। अपेक्षिक घनत्व अगर पूछे, अपेक्षिक घनत्व को किस में मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर में, और हाइग्रोमीटर में हम लोग अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित किया जाता है, 100 नॉट की गति होती है, तो 100 नॉट की गति क्या होती है ये आपको बताना है, तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। क्या होता है, 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सेल्सियस जो हो जाएगा, उष्मा की इकाई नहीं होती है सेल्सियस, उष्मा की इकाई होती है जूल, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला चालक की विद्युत
प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है वो ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, यह मूल SI मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन में जो दिया है वो कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है? तो न्यूटन मूल मात्रक नहीं है, बाकी सभी मूल मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई और इसका मान होता है। तो प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई का मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो 6.023 × 10⁻23 क्वांटम होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम प्रति सेमी दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम प्रति सेमी दाब किसके समतुल्य है? तो 1 बार के समतुल्य है, 1 बार के। अगला क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापता है? तो एम्पियर है किसको मापता है? तो विद्युत धारा को मापता है। एम्पियर विद्युत धारा को मापता है। और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम, प्रतिरोध का SI मात्रक। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी दबाव की इकाई है। तो परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होता है? तो बार होता है। परिस्थितिकी दबाव की इकाई बार होता है। अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। और अगर CGS मात्रक पूछे बल का तो डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइन। अगला क्वेश्चन है, जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह पास्कल किससे संबंधित है? तो ऊर्जा का SI यूनिट जूल होता है, तो पास्कल किसका होता है? दबाव का SI यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो वेबर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक अगर पूछे, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक तो वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को मापने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग तापमान को मापने में। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए प्रयोग होता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग उच्च तापमान को मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पायरहेलियोमीटर क्या है? पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए करते हैं? पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरहेलियोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो है वो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल का प्रयोग हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? किलोवाट घंटा विद्युत, ये सही हो जाएगा। सेल्सियस जो है ताप से संबंधित है। RH गुणक जो है वो रक्त से संबंधित है, ये भी सही है। RH फैक्टर हम लोग जिसको कहते हैं। रिक्टर पैमाना आर्द्रता, तो रिक्टर पैमाना आर्द्रता से संबंधित नहीं है। रिक्टर पैमाना किससे संबंधित है? तो रिक्टर पैमाना पे हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। किसको? भूकंप की तीव्रता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉवसन क्या बोल रहा है? डॉवसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉवसन इकाई का प्रयोग हम लोग करते हैं ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम लोग डॉवसन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैकियान से तात्पर्य है। टैकियान से तात्पर्य है, तो टैकियान से तात्पर्य है वो क्या है? तो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण का जो तात्पर्य है वो टैकियान से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। तो मेगावाट बिजली नापने की इकाई क्या है? तो वह उत्पादित की जाती है।
मेगावाट बिजली नापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है तो वाट जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। आप लोग को इससे पहले वीडियो में बताया गया है कि सारा एसआई यूनिट जो है लगभग बता दिया गया है। तो वहीं से क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में हम लोग जल के बहाव को मापते हैं। किसको मापते हैं? जल के बहाव को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की इकाई है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? तो क्यूरी। क्यूरी ऑप्शन के अनुसार क्यूरी होगा। ऐसे रेडियोधर्मिता की इकाई हेनरी होता है। क्या होता है? ऑप्शन के अनुसार क्यूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो रेडियोधर्मिता की इकाई जो होती है वो होता है बेकेरल। जिसने रेडियोधर्मिता की खोज किया वही इकाई है बेकेरल, लेकिन ऑप्शन में बेकेरल नहीं है तो क्यूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम जो है वो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। किसकी? तरंगदैर्घ्य। और कंडेला किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता की कंडेला इकाई है। और फर्मी जो है वो लंबाई की सबसे छोटा मात्रक अगर पूछे तो फर्मी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो क्यूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है? पॉइज सेंटीमीटर पावर -2 हो जाएगा। पॉइज सेंटीमीटर पावर -2, इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइज प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? एनीमोमीटर से हम लोग पवन के वेग को मापते हैं, यानी हवा की गति को हम लोग एनीमोमीटर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर गैस में संपीड़ित करता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा? गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बल का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अमीटर विद्युत धारा, ये बिल्कुल सही है। एनीमोमीटर में हम लोग वायु की चाल को मापते हैं, ये भी सही है। टोक्योमीटर में दाबांतर, पायरोमीटर में उच्च ताप। तो पायरोमीटर में उच्च ताप ये भी सही है, क्योंकि हम लोग सूर्य की जो ताप को मापते हैं तो पायरोमीटर में उसका प्रयोग करते हैं। और पायरोमीटर में जो हम लोग पिछली वीडियो में क्वेश्चन देखे थे वहाँ पे क्या था? तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टोक्योमीटर दाबांतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन है, ये भी सही है। मैनोमीटर में हम लोग दाब को मापते हैं, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ, हृदय की गति की माप हम लोग कार्डियोग्राफ में करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर में हम लोग क्या करते हैं? भूकंप के जो झटके होते हैं उसको हम लोग मापते हैं सिस्मोमीटर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अशुशक्ति जो है वो कि अशुशक्ति शक्ति की इकाई है, ये बिल्कुल सही। डेसिबल में हम लोग ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं, ये भी सही है। समुद्री मील नौसंचालक में दूरी की इकाई, तो समुद्री मील नौसंचालक में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, सेल्सियस उष्मा की नहीं ताप की इकाई है। किसकी? ताप की इकाई है। तो इस ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर में हम लोग अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। किसको मापते हैं? घनत्व को मापते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर में। और हाइग्रोमीटर में हम लोग अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। आर्द्रता को
किसमें बताया, हाइग्रोमीटर में। मैनोमीटर आपको अभी जस्ट बताया गया ऊपर में कि मैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। तो अगर आप लोग को वो क्वेश्चन याद है पीछे हम लोग मैनोमीटर में क्या बताएं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। मैनोमीटर में हम लोग क्या मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायु में नमी की मात्रा को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अभी जस्ट ऊपर बताया गया कि आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग किसकी प्रयोग करते हैं, तो आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है वो घनत्व को मापने के लिए करते हैं, किसका, घनत्व को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो ताप विद्युत तापमापी को हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। ताप विद्युत तापमापी को हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। किसमें, सोनार का प्रयोग। और इसमें कौन सी ध्वनि प्रयोग होती है, प्राश्रव्य ध्वनि। कौन सी, प्राश्रव्य ध्वनि का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः क्या है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके प्रयोग में लाया जाता है, नौसंचालक के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार को। अगला क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है वह कौन है, वह कौन सा होता है। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड तापमान मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है, तो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए हम लोग करते हैं, तो पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग उच्च ताप मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग उच्च ताप को मापने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षिक आर्द्रता की नाप की जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता पूछे या अपेक्षिक आर्द्रता, तो उसका आंसर जो होगा वो हाइग्रोमीटर होगा। लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता को मापते हैं हम लोग, और हाइड्रोमीटर में जो वो घनत्व को मापते हैं, सापेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक घनत्व को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग पारा का प्रयोग करते हैं साधारण बैरोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब को मापा जाता है। रक्त दाब को स्फिग्नोमैनोमीटर में मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो रक्त दाब को मापने के लिए हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है। तो द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है, तो इस ऑप्शन है प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, और जो है पॉकेट कैलकुलेटरों में। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि द्रव क्रिस्टल का प्रयोग हम लोग प्रदर्शन युक्तियों में भी करते हैं, कलाई घड़ियों में भी करते हैं, और पॉकेट कैलकुलेटर में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से हम लोग वातावरण की आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, तो आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा, तो हाइग्रोमीटर। कौन सा, हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग भूकंप की तीव्रता के माप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है आपको बताना है। सिस्मोग्राफ में हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु दाबमापी की रीडिंग अचानक गिरावट इस किस बात का संकेत है कि मौसम। वायु दाबमापी में अगर रीडिंग अचानक गिर जाती है तो वह किस बात को संकेत करती है, तो वो तूफान आने का संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या सूचित करती है, तो तूफान को सूचित करती है। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किस में मापते हैं। दूध का घनत्व जो है हम लोग लैक्टोमीटर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है।
पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति है। इसकी विशेषता क्या है? तो उच्च संचालन शक्ति। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग मापते हैं ऑडियोमीटर में। ऑडियोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षिक घनत्व को किस में मापते हैं? दूध के अपेक्षिक घनत्व को लैक्टोमीटर से हम लोग मापा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ओंडोमीटर का प्रयोग हम लोग विद्युत चुंबक तरंग की आवृत्ति मापने में करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ओडोमीटर का प्रयोग हम लोग वाहन के पहिए द्वारा तय की गई दूरी का निकालने में करते हैं, तो ये भी सही है। ओडोमीटर का प्रयोग हम लोग दूरी निकालने में करते हैं। और ऑडियोमीटर का प्रयोग हम लोग ध्वनि तीव्रता को मापने में करते हैं, ये भी सही है। एमीटर का प्रयोग विद्युत शक्ति माप यंत्र में करते हैं। एमीटर का प्रयोग हम लोग विद्युत धारा के माप में करते हैं। किस? विद्युत धारा के। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग हम लोग वृद्धि दर मापने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि दर मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि का अध्यारोपण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ध्वनि का अध्यारोपण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब को हम लोग स्फेग्नोमैनोमीटर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान है कि इसमें हम लोग समय को मापते हैं। तो होरोलॉजी में हम लोग समय को मापते हैं। क्या है? होरोलॉजी में समय को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है एक नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्न में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? सूक्ष्म वस्तुओं एवं पास की वस्तुओं, यानी जो छोटी छोटी जीवाणु होते हैं या बहुत छोटे छोटे वस्तु होते हैं जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन में करते हैं? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेथोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? फेथोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है ये आपको बताना है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग फेथोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपने भारी ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने, यानी कि वो स्थिर है और उसको हम लोग चलाना शुरू करते हैं, तो जो बल लगता है वो चलते हुए ट्रॉली बैग की अपेक्षा अधिक बल लगता है। तो ये कौन से सिद्धांत का पालन करता है? कौन से नियम का पालन करता है? तो ये जो है न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो वो है हाइग्रोमीटर। कौन सा है? हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है लक्स मीटर। क्या है? लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूकंप संबंधित जानकारी के लिए प्रयुक्त करते हैं? निम्न में से किसको भूकंप संबंधित जानकारी के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो किसको करते हैं? सिस्मोग्राफ को, क्योंकि सिस्मोग्राफ में ही हम लोग भूकंप की तीव्रता का अध्ययन करते हैं। स्थिति विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान का संबंध किससे है? तो विश्राम की स्थिति से संबंधित है स्थिति विज्ञान का संबंध। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो वो जो होता है वो घर्षण होता है।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग अगर 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम लोग कोई वस्तु को अंतरिक्ष की ओर फेंकते हैं तो वो फिर वापस नहीं आता है, जिसे हम लोग पलायन वेग कहते हैं। तो कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद धीमी हो जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि गेंद पर गति की दिशा से विपरीत एक बल कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तन होती रहती है, वह क्या है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तन होते रहती है, वह कौन सी राशि है? तो वो जो है वो रैखिक ऊर्जा है। रैखिक ऊर्जा समय के साथ परिवर्तन होते रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है तो पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा। तो वो पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ कैसा होगा? तो इस जो होगा सीधी रेखा पर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है। तो वही पत्थर छोड़ा जाए या सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक की वह शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग भौतिक की अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा वो उसके ऊपर हो जाएगा। जैसे हम लोग पानी में अगर लोहा डालेंगे तो लोहा नीचे डूब जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है तैरता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? तो गुरुत्व, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं है, इसलिए हम लोग अंतरिक्ष में खड़े नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये जिसमें भी हाइड्रोलिक शब्द लग गया है तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो वो जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी तक पहुंचेगा? तो सभी एक साथ पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, क्योंकि हम पलायन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर ये गति से फेंकेंगे तो वापस नहीं आएगा, उससे कम है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर कम होगा तो वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। तो कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंक रहा है तो वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है, जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर क्या होगा? तो पत्थर जो हो जाएगा एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। क्या होगा? एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रतिरक्षा
प्रक्षेपार्थ प्रणाली नहीं है तो कौन सी नहीं है, तो तंत्र। बाकी सब तो जो है ये त्रिशूल, आकाश, अर्ध, ये सारा का सारा प्रक्षेपार्थ प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों से विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गुरुत्वीय बलों की वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है जबकि वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ शुद्ध जल से हल्की और सतह पर तैरती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिघटना के सही व्याख्या करता है। बर्फ जो है शुद्ध जल से हल्की होती है और सतह पर तैरती है। निम्न कथनों में से कौन सा एक इस परिघटना का सही व्याख्या करता है, तो कौन करता है, तो बर्फ में हाइड्रोजन आबंध होता है। तो बर्फ में हाइड्रोजन आबंध होता है, साथ ही अंतराली छिद्र के साथ खुले रूप से संरचना देता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगी। तो वस्तु की अगर हम लोग मात्रा को बदलेंगे तो परिवर्तित क्या रहेगा, तो घनत्व जो है वो परिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो कौन सी घटना घटित होती है। तो पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो क्या होगा, भार घट जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1/6 जो होता है वो चंद्रमा पर हम लोग का भार होता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है, तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करता है। इस तरह से साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कि कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में बल देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और यह वैसे वैसे क्या होता है, तो वैसे वैसे घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। तो जी जो है, तो केंद्र से हम लोग ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो गहराई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है, ये सही है, क्योंकि अभी जस्ट बताएं ऊपर कि जी का मान जो है ऊपर और नीचे जाने पर घटता है। तो ये क्या बोल रहा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर परनोद आवर्तकाल क्या होगा। तो लड़की बैठी हुई झूल रही है और अचानक खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो 3 सेकंड बाद उसका वेग जो होगा 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है। तो लोलक की काल अवधि जो है वो लंबाई पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, तो ये जो है दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है, दाब विद्युत प्रभाव पर। तो ये है हमारा
चैनल का नाम, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरती हुई वर्षा की बूंद को गोलीय आकार का कारण है, तो गोलीय आकार कौन देता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत के कारण हम लोग वर्षा की बूंदे को गोल देख पाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदे गोल आकृति का कारण है, तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोल हो जाती है। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है क्योंकि? तो वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ के तनाव के कारण, जल में पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है, तो हम लोग जो पहले लालटेन जलाते थे और जो दीपक जलाते थे, तो उसमें हम लोग एक बत्ती देते थे जिस पे माचिस जलाकर हम लोग रात में अंधेरा को ख़त्म करते थे। तो वो जो बत्ती होता था तो नीचे से किरोसिन तेल को ऊपर खींच के ले आता था, तो वो कौन सी घटना के कारण बत्ती जो है किरोसिन तेल को ऊपर खींच लेता था? तो वो जो होता था वो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव ऑप्शन में है तो हम लोग पृष्ठ तनाव लगाएंगे, क्योंकि इसका जो आंसर होगा तो वो केशिकत्व हो जाएगा। क्या होगा? केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण किरोसिन तेल में बत्ती से किरोसिन तेल ऊपर चला जाता है, तो केशिकत्व इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो पृष्ठ तनाव हम लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, ऐसा क्यों? एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना हुआ जहाज पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के घनत्व से अधिक होता है। सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के घनत्व से अधिक होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पारे की सतह पर क्यों तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरते रहती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि? तो मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? तो अभी जस्ट बताएं, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे रहेगा। तो मिट्टी तेल का घनत्व जो है वो कम होता है, उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो मिट्टी तेल जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, ऐसा क्यों? तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है, ऐसा क्यों? तो तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए केस नली में तरल जो है अधिक ऊंचाई तक चढ़ सकता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार होगा, तो जब जल से ऊपर आएगा तो नॉर्मल सी बात है कि उसका जो आकार होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे वो दबा हुआ रहता है और जब ऊपर आता है तो वो फैलता है, तो बढ़ जाएगा, उसका आकार जो होगा बुलबुला का बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है? तो ऊपर बताएं कि पानी के बूंद के गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव है। अगला क्वेश्चन अगला है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा? जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, यानी कि नदी में पहले चल रहा था और वो सागर में जाएगा, तो सागर का जो पानी का घनत्व होता है तो वो कम होता है, इसलिए उसमें आदमी सब नहीं डूबता है। तो जब जहाज नदी से सागर में घुसेगा तो क्या हो जाएगा? तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तन होगा? तो जब पानी में नमक मिलाया जाएगा तो क्या होगा? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा, यानी जमाव बिंदु घट जाएगा।
तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से शीतकाल में चल सकती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घटना जो ध्वनि तरंग में नहीं होता है। तो ध्वनि तरंग में कौन सी घटना नहीं होता है? तो ध्रुवण की घटना ध्वनि तरंग में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी की छोटी छोटी बूंदे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है? पानी की छोटी छोटी बूंदे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है? तो पृष्ठ ऊर्जा जो है वो घट जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी? यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगा? तो पृष्ठ ऊर्जा जो होगा बढ़ जाएगा, और छोटी छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनाया जाएगा तो पृष्ठ ऊर्जा घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यह तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो क्या होगा? पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यह तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो वो जो होगा शरीर जो है डूब जाएगा। क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेत को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन। कौन सा है? आवृत्ति मॉड्यूलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय? तो अवरक्त विद्युत चुम्बकीय का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अवरक्त किरण जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्न में से कौन सी एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब कितनी होती है? सह सीमा मतलब जो सीमा को हम लोग जहाँ तक हम लोग सहन कर सकते हैं आवाज़ को, तो उसे हम लोग शोर की सह सीमा कहते हैं। तो वो कितना होता है? तो वो होता है लगभग 85 डेसिबल। कितना होता है? 85 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तंत्र पर अंकित पद डॉल्बी बी तथा डॉल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है? टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तरंगों पर अंकित पद डॉल्बी बी तथा अथवा डॉल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है? तो वो जो है रबहास परिपथ को निर्दिष्ट करता है। किसे? रबहास परिपथ को निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो ये जो 80 डेसिबल की ध्वनि जो है वो हानिकारक प्रदूषक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेत को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेत को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो प्रयुक्त तकनीक जो है उसे हम लोग आवृत्ति आरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति आरोपण। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है। तो दूर संचार के लिए हम लोग माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं, यानी सूक्ष्म तरंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्या प्रयुक्त होता है? तो ये जो लेज़र बीमा है
ये प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो होता है वो होता है 60 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कॉस्मिक किरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, ये गलत है। कॉस्मिक किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो दाब विद्युत पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य कैसी ध्वनियाँ हैं? तो पराश्रव्य जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंग कहाँ नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंग जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम आने के माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग है तो ध्वनि तरंग केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, निर्वात में चल सकती है, गैसों में चल सकती है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो ठोस तथा गैस और द्रव तीनों माध्यम में चल सकती है सिवाय निर्वात के। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो वो 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर संगत होगा तो यंत्र कारखानों के शोर, इसका आंसर जो हो जाएगा 100 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो कारखानों में होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की तुलना में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है। तो ध्वनि के गुणता के कारण हम लोग बांसुरी और सितार का ध्वनि को अलग कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, तो अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो रेडियो तरंग जो होता है वो आयन मंडल में होता है, यानी आयनोस्फीयर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो ध्वनि का वेग जो है वो हो जाएगा 330 मीटर, 330 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। वैसे 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है? चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो वे प्रस्रव तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। वो प्रस्रव तरंगे निकालते हैं और उसी के माध्यम से वो चलते उलते हैं रात में। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होगी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो लकड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भी ठोस होगा, ठोस उसमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा।
तो ऑप्शन दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वायु, फिर 0 पर वायु, जल में और फिर लकड़ी में। तो लकड़ी इन ऑप्शन में सबसे ठोस है, तो लकड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ध्वनि का वेग महत्तम होगा, तो ध्वनि का वेग जो होगा वो किस में महत्तम होगा, तो धातु में महत्तम होगा, धातु में महत्तम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा, धातु में होगा अधिकतम। अगला क्वेश्चन है हमारा नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है, यह प्रपंच किसका उदाहरण है, तो यह प्रपंच जो है वो डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है, डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में उपयोग करते हैं, सोनार में किस तरंग का उपयोग करते हैं, तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिक किरण है, कॉस्मिक किरण कैसे किरण है, तो वो कॉस्मिक किरण जो है वो आवेशित कण है, आवेशित कण। अगला क्वेश्चन दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आपने बहुत देखा होगा इस तरह, इसे इस तरह, तो इसको ये जो होगा ये श्रृंग होगा और ये जो होगा ये गर्त होगा। तो ये दोनों को जब हम मिला देंगे इस तरह से, तो ये दोनों मिलने के बाद जो बनेगा तो उसे हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो अल्फा किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है, तो 200 से 280 200 से 280 ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि का गति अधिकतम रहेगी, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो लोहा में सबसे अधिक होगा ध्वनि की गति, क्योंकि ऑप्शन के में सबसे ठोस जो है वो लोहा ही है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की सबसे तीव्र परगमन होता है, तो ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र परागमन कहाँ होता है, तो ठोस में होता है, किस में होता है, ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, सीटी स्कैन करने में एक्स किरण प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंग है, तो पराश्रव्य तरंग हम लोग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से अधिक तरंग को हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंग को हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं, या ऑप्शन में दे देगा 20,000 हर्ट्ज, क्या देगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंग को भी हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने में हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है, FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है, तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स किरणें का तरंग दैर्घ्य लगभग होता है, तो एक्स किरणें का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 1 एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो रेडियो तरंग की तरंग लंबाई जो होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग है। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ऐसे साइंस के वीडियो डेली अपलोड किए जा रहे हैं। अभी हम लोग फिजिक्स का सीरीज चला रहे हैं, इसके बाद जब फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी और उसके बाद जो
विविध का क्वेश्चन होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन रहेगा और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी कराया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको PDF इसका जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।